बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही सीखना चाहते हो तो फिर चले जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन किया है। आप क्वेश्चन के सामने लिखे हुए टाइम पर क्लिक करते हुए डायरेक्टली अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 के ऊपर आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है इफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं? 6, 4, -6 और -4। ठीक है, तो बेटा हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर बताएंगे कि एक्स की क्या वैल्यू होगी। सही है। अब यहाँ पे देखिए, इस मैट्रिक्स के ऊपर यहाँ पे टी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं? रोज को कॉलम में बदल देंगे हम। जो इसकी रो 1 है वो कॉलम 1 में बदल जाएगी 5 और 3, और रो 2 कॉलम 2 में बदल जाएगी 2 और 9। ठीक है, ये आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया, और ये जिस मैट्रिक्स के इक्वल लिखी है उसको लिख दीजिए यहाँ पे 5, 3 x डिवाइडेड बाय 2 और नीचे 9 आ गया। ठीक है बेटा, अब देखिए ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, और इक्वल तब होती हैं जब इनका ऑर्डर सेम होता है। ये भी 2 बाय 2 ऑर्डर की है, ये भी 2 बाय 2 ऑर्डर की है, और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होती है। यानी यहाँ पर पाई जाने वाली जो एंट्री है वो इस वाली एंट्री की इक्वल होगी, ये वाली एंट्री जो है वो इस वाली एंट्री की इक्वल होगी। ठीक है, तो यहीं से पता चला कि P2 जो है वो इक्वल होगा x डिवाइडेड बाय 2 के। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू x, जो कि बन जाता है बेटा आपके पास 4। ठीक है, तो 4 जो है वो हमारा दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, पार्ट नंबर 2 के ऊपर आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है इफ I3 इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन, आपको ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त है। ठीक है, पहले तो समझिए बेटा I3 क्या होता है। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 3 बाय 3 ऑर्डर की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे I3 बनाता हूं पहले 1 0 0 0 1 0 0 0, और ये आएगा हमारे पास 1। ठीक है बेटा, और ये इक्वल है इस मैट्रिक्स के, तो इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं y 0 x 0 z 0 x 0, और यहां पे आ गया मेरे पास 1। ठीक है, ओके जी। अब देखते हैं जी कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें से दुरुस्त है। पहली को देखिए, कह रहे हैं x बराबर है y के। ठीक है, ये x है वो 1 है, और सॉरी ये x है ये 0 है, और ये y है ये 1, बराबर नहीं है। इधर ही ये स्टेटमेंट हमारी गलत साबित होगी। अब कह रहे हैं x और z दोनों बराबर है 0 के। ठीक है, तो देखिए x बराबर है 0 के, ठीक है, और z जो है वो तो 1 के बराबर आ रहा है, नहीं, गलत है। उसके बाद यहां देखिए x और z दोनों बराबर हैं इक्वल टू 1। ठीक है, x जो है वो इक्वल टू 0 है, वो तो गलत, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे अब y और z बराबर हैं 1 के। ठीक है, ये y है ये इसके इक्वल होगा, यहाँ 1 है, ठीक हो गया। ये z है ये इसके इक्वल होगा, यहाँ भी 1 है, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा x 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ पर ये x है और ये इक्वल टू किसके होगा? 0 के, क्योंकि मेरे बच्चों आप जानते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमेशा हम मैच करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी स्टेटमेंट ये वाली है डी स्टेटमेंट, ये ट्रू है, तो अब की बात जो ऑप्शन हम यहाँ पे लिखेंगे वो डी लिखेंगे, वो बी पिछला लिखा हुआ था। ठीक है बेटा, तो ये डी हमारा जो है वो दुरुस्त जवाब है। पार्ट 3 के ऊपर आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज। जो यूनिट मैट्रिक्स होती है ना जिसका ऑर्डर 2 है, ठीक है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? बेटा यूनिट मैट्रिक्स जो है वो 2 ऑर्डर की, उसको I2 से डिनोट करते हैं, और वो ये होती है जी हमारे पास 1 0 0 और 1। ठीक है, अब इसका एडिटिव इनवर्स उसमें क्या होता है? बेसिकली जितने भी नंबर्स हैं उनके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो ऑप्शन है इसमें ये इससे मैच करता है, सिर्फ साइन चेंज है। 1 की जगह -1 आ गया, 1 की जगह पर -1 आ गया, 0 का तो कोई साइन होता नहीं है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन बी है ना बेटा हमारा, वो बेसिकली एडिटिव इनवर्स है जी एक यूनिट मैट्रिक्स का, जो कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। ठीक है, ये I2 आ गई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, और आप देख सकते हैं इसके साइन चेंज करके हमें ये मिलती है। दैट्स वाई हमारा जो ऑप्शन बी है बेटा वो दुरुस्त जवाब है। पार्ट नंबर 4 के ऊपर आ जाइए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज।
अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास एक नल मैट्रिक्स है, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज क्या हैं, 0 है, ठीक है, और उसका जो ऑर्डर है वो 2 है, जिसका मतलब है कि ये कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होंगे, ठीक है, यानी 2 बाय 2 की एक मैट्रिक्स है और तमाम एंट्रीज उसके अंदर 0 है। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपके पास 2 बाय 2 की एक मैट्रिक्स है और तमाम एंट्री 0 है, सही है। ऐसे एक नल मैट्रिक्स है और आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो मेरे बच्चों, नल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम नहीं निकाल सकते, नहीं होता वो, इसलिए जो आंसर है हमारा वो होगा इम्पॉसिबल, डी। अब मैं उसकी वजह बताता हूं कि ऐसा क्यों। देखो, आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है बेटा, आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं, आपको मिलता है a-1, और ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है कि जब वापस आप इसको असल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a को आप इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, समझ गए। जबकि अगर आपके पास ये मैट्रिक्स हुई नल, तो नल मैट्रिक्स को जिस मर्जी से मल्टीप्लाई कर लो, वो आपको नल मैट्रिक्स ही आंसर देगी, ठीक है, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल सकती, इसलिए इसको निकालना पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा इम्पॉसिबल। पार्ट नंबर 5 के ऊपर आ जाइए। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहली स्टेटमेंट में वो कहता है जी ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए, गलत। अब हमने इसका जो कॉन्सेप्ट सीखा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है कि जिसमें अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और आपको आंसर में दोबारा वही मैट्रिक्स मिल जाती है, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, जबकि ये तो उससे उलट कह रहा है कि ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए, इसलिए ये ऑप्शन दुरुस्त नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं ए ट्रांसपोज का अगर फिर ट्रांसपोज दिया जाए तो वो माइनस ए के इक्वल नहीं होगा, तो ये भी कोई कंडीशन ऐसी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी कंडीशन ये है इसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर कह रहे हैं ए ट्रांसपोज का अगर फिर ट्रांसपोज दिया जाए तो वो माइनस ए के इक्वल होगा, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं पड़ी हमने। और लास्ट के ऊपर आ जाइए, लास्ट में कह रहे हैं कि ए ट्रांसपोज का अगर फिर ट्रांसपोज लिया जाए तो वो इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा, ये कंडीशन ठीक है। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे ठीक है, ये तो कुछ और है, ये कुछ और है, मैं बताता हूँ। देखो बेटा, आपके पास कोई मैट्रिक्स है ना ए, ठीक है, उसका आप ट्रांसपोज लेते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, आप बदल देते हैं रोज को कॉलम्स के अंदर बदल देते हैं, ठीक है। अब अगर उसका फिर से आप ट्रांसपोज दे लेते हैं, यानी ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज दे लिया, तो फिर क्या होगा, कॉलम्स को आपने वापस रोज के अंदर बदल दिया, ठीक है, तो आपको इनिशियली वही मैट्रिक्स मिल जाती है। यानी कि अगर आप ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज ले लें तो आपको वापस ए ही मिलेगी, है ना। तो इस तरह देखो, ये ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज दिया गया है तो ये तो मिलेगा आपको ए के बराबर, ठीक है, और ये क्या है, ए ट्रांसपोज। तो हमारी कंडीशन यहां से जो है वो क्लियर हो जाती है कि ए ट्रांसपोज अगर ए की इक्वल होगा तो फिर जो है वो आपकी मैट्रिक्स ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, फिर ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये दुरुस्त ऑप्शन है, ठीक है। तो डी जो है वो हमारा दुरुस्त जवाब है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी डी। पार्ट नंबर 6 के ऊपर आ जाइए। अब यहाँ पे 2 मैट्रिक्स हैं और इनको ऐड करना है और ऐड करके आंसर आपने बताना है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है ए की एंट्री 1/2, इसमें 2 एंट्रीज हैं, ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है 0 एंड 0, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो सबसे पहले देखते हो कि क्या वो ऐड हो भी सकती हैं या नहीं हो सकती। उसके लिए शर्त ये होती है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब इसके अंदर एक ही एंट्री यानी एक रो है और एक कॉलम है, ठीक है, इसमें, और इसमें देखिए 2 रोज है और एक कॉलम है, इनका ऑर्डर जो है वो ही आपस में मैच नहीं कर रहा। अगर ऑर्डर ही मैच नहीं कर रहा तो फिर आप इनको ऐड नहीं कर सकते, इसलिए इनमें से कोई भी जवाब दुरुस्त नहीं है। जो ऑप्शन डी है, इनको पॉसिबल ही नहीं है ऐड करना, ठीक है। सो डी ये हमारा दुरुस्त जवाब है, इनको ऐड नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल। पार्ट नंबर 7 के ऊपर आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 1/2 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 2/3, ओके। देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज, तो ए बी का क्या ऑर्डर होगा, सही है। हमने ऑर्डर निकालना है ए और बी की प्रोडक्ट का, तो पहले ए है बाद में बी है, तो बेटा आप इसका ऑर्डर लिखो, पहले ए का ऑर्डर है 1/2, ठीक है, और फिर बी का ऑर्डर लिखो कितना है जी 2/3,
सही है। सबसे पहले ये इंटरनल देखा करो कि क्या ये मैच करते हैं, अगर तो ये मैच करते हैं फिर ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अदरवाइज तो मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो सकती। ठीक है, ये दोनों मैच करते हैं, उसके बाद इसको उतार लीजिए इधर से और इधर से इसको उतार लीजिए, ये आएगा 1, उसके बाद बाय और यहाँ पे आ गया 3, तो 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी ए और बी को मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है, ठीक है, वो दुरुस्त है, 1/3, आंसर इज ए। पार्ट नंबर 8 के ऊपर आ जाइए, इसमें कहा जा रहा है इफ ए बी इज इक्वल टू बी देन ए इज इक्वल टू व्हाट। आपके पास ऑप्शन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स पी आर बी इनवर्स। ठीक है, तो देखो बच्चों, ए को आप बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपको दोबारा वी वैसे का वैसा मिल रहा है। ठीक है, और ऐसा उसी सूरत पॉसिबल होता है कि जब हम किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वैसी की वैसी मैट्रिक्स दोबारा मिलती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही अगर आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बी मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं, दैट्स वाई ये हमारे पास आई इसका दुरुस्त जवाब है, यानी ऑप्शन ए। यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज। पार्ट नंबर 9 के ऊपर आ जाइए। अब यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनका आंसर क्या आएगा यहाँ पे आपने बताना है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने लग जाते हैं, मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, जिसमें काफी उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बच्चों, इसको हमने एक ट्रिक से सॉल्व करना है। ठीक है, देखो जितने भी आंसर है सबका जो ऑर्डर है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। आप जरा चेक करें कि आपको जो इसमें आंसर मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। पहले ये मैट्रिक्स है, इसका क्या है ऑर्डर, हमारे पास 2 रोज और 1 कॉलम है ना, तो लिखिए 2 रोज और बाय 1 कॉलम। ठीक है, और आप इसे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इस मैट्रिक्स से जिसमें 1 रो और 2 कॉलम है। 1 रो है और हमारे पास 2 कॉलम है। तो देखिए इंटरनल अगर मैच कर जाते हैं तो फिर ये इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद इस नंबर को उतार लीजिए, यहां से इस नंबर को उतार लीजिए, ये बन जाएगा 2/2। ठीक है, तो 2/2 ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स मिलेगी आंसर में। अब देखो देख के पता चल जाएगा, ये तो 1/1 ऑर्डर की है, ये 2/1 ऑर्डर की है, ये 1/2 ऑर्डर की है। सिर्फ वो मैट्रिक्स है जो 2/2 ऑर्डर की है, तो ऑर्डर से देख के ही आप पहचान लेंगे, ना कि आप इससे बाकायदा सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो हमारा जो ऑप्शन डी है बेटा वो दुरुस्त जवाब है। हाँ, अगर आपके पास सारी मैट्रिक्स ऐसी हो जिसमें ऑर्डर जो है वो इस तरह 2/2 का दिया हो, तो फिर मजबूरी होगी आपको सॉल्व करना। पार्ट नंबर 10 पर आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ t इज इक्वल टू -1 देन t इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट। बच्चों, t हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट -1 के इक्वल है, तो उसका इनवर्स फिर किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इनवर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है t इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ t डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ t। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ t किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ t डिवाइडेड बाय -1। तो नीचे 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो आपके पास ये बन जाएगा माइनस एडजॉइंट ऑफ t। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो दुरुस्त जवाब है, यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन सी। पार्ट 11 के ऊपर आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर y + x इज इक्वल टू 144 + y एंड x + 2y इज इक्वल टू x + 13 इज। अब आपके पास ये कुछ आंसर दिए गए हैं, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इन इक्वेशंस को यहां लिखिए, y + x इज इक्वल टू 144 + y, और इसको थोड़ा तरतीब से लिखिए। पहले x वाला लिख लीजिए, फिर आप उसके बाद देख लीजिए प्लस y वाला, और ये वाला y इसको इधर ले आइए, माइनस का y बन जाएगा, और 144 को आप उधर ही रहने दीजिए, ये आपस में कट जाएंगे बेटा यहीं पे। ठीक है, और x + 0y इज इक्वल टू 144 बनेगा। ये आपके पास बेटा एक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इसी तरह से आपने दूसरी इक्वेशन लेनी है, और वो कौन सी है बेटा आपके पास, x + 2y इज इक्वल टू x + 13। ठीक है, अब यहाँ पे x इसी तरह रहेगा, प्लस 2y भी अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, और ये वाला x इधर आके माइनस हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 13। देखिए अब x जो है वो -x से कट जाएगा, अब यहाँ पे 0x रह गया, ना भी लिखे फर्क नहीं पड़ता, प्लस 2y इज इक्वल टू 13। ये बेटा हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को यहाँ तरतीब से लिखिए, पहले x वाला वेरिएबल प्लस 0y
एंड दैट इज इक्वल्स टू 144। फिर उसके बाद बेटा 0x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13, ऐसे लिख लिया आपने। और एक चीज का ख्याल रखना बेटा, अगर आपने पहले यहाँ पे जो है वो x लिखा है, बाद में y लिखा है, तो नीचे भी वही तरतीब होनी चाहिए, पहले x और बाद में y। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ कर देना, इनके साथ कुछ भी अगर कोफिशिएंट नहीं है तो फिर 1 होगा। ठीक है। अच्छा, अब इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी आपने मैट्रिक्स बनानी है। इसका कोफिशिएंट है 1, इसका है 0, इसका है 0 और इसका बेटा हमारे पास है 2। ठीक है। उसके बाद तरतीब देखें, अगर पहले x आया बाद में y आया है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक कॉलम मैट्रिक्स बनानी है। पहले आप x लिखेंगे ऊपर, उसके बाद नीचे आप y लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखो बेटा, इन दोनों को आप इस मैट्रिक्स में लिखिए 144 और 13। ये बेटा आपने इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि y वाले यहाँ पे आ जाए, x वाले यहाँ पे आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, ये देखिए अब जरा, अब इनमें से कौन सा जो हमारा ऑप्शन है वो इसके साथ मैच कर रहा है। देखिए ये 1002 1002, उसके बाद xy, उसके बाद 144 13 144 13। तो ये जो हमारा ऑप्शन है सी, वो बिल्कुल इसके साथ मैच करता हुआ दुरुस्त ऑप्शन है। ठीक है। इसके साथ जो ऑप्शन डी है, देखिए वो भी इसके साथ काफी सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक है कि ऊपर x नीचे y है, इसमें ऊपर y नीचे x है। हमने इस चीज का ख्याल रखना होता है कि अगर पहले x आ रहा है बाद में y आ रहा है तो ऊपर x आएगा, बाद में नीचे जो है वो y आएगा। ठीक है। तो इसने यहाँ पर ये गलती की, बाकी चीजें इसमें ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है बेटा वो दुरुस्त ऑप्शन है। पार्ट नंबर 12 के ऊपर आ जाइए। द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट फॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इज। ये आपके पास एक इक्वेशन है और इसमें आपने मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट मालूम करनी है। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले इक्वेशन को लिखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया, और इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इनके कोफिशिएंट्स लिखिए। कोफिशिएंट कहते हैं बेटा वो नंबर जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। x और y हमारे वेरिएबल हैं, अगर इनके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो फिर 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है इधर भी और 1 यहां पर भी। अब आपने इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करना, तो सबसे पहले इनके कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स लिखते हैं 1, और ये आ गया माइनस का 1। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है x और y, उनको यूं लिख देना जी, आपने x पहले आया तो ऊपर, y बाद में आया तो नीचे। इसी तरह से फिर इसको आपने इस तरह लिख देना है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब देखिए जरा, इसमें जो ये वाली मैट्रिक्स है ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होने वाले नंबर्स पर मुश्तमिल है, यानी जिन्हें कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो ये हमारी कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स है। तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन बी है हमारा वो है 1 और -1 वाली मैट्रिक्स। तो ये हमारा दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। पार्ट नंबर 13 के ऊपर आ जाइए। यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और यहाँ पे कुछ पॉसिबल आंसर्स हैं। ठीक है। तो देखते हैं जी, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकती हैं या नहीं मल्टीप्लाई हो सकती। देखो बेटा, इसका ऑर्डर क्या है, एक रो है और 2 कॉलम है। सो 1/2। ठीक है, ये पहले का ऑर्डर है। दूसरे का ऑर्डर क्या है, एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो होगा 1/1। तो आप यहां इनके इंटरनल्स को मैच किया करें। अगर ये इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई हो सकती हैं, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती। तो इनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन डी इम्पॉसिबल। पार्ट 14 के ऊपर आ जाइए। इफ ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस, ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट ए बी, उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ए बी प्रोडक्ट ली जा सकती है। देन ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, बी ए होल ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, आर ए बी ट्रांसपोज। तो बच्चों ये एक तरह का फार्मूला ही है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ए और बी दोनों मैट्रिसेस हैं, आप उनको मल्टीप्लाई करते हो, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका आप ट्रांसपोज देते हो, तो वो बराबर होगा आपके पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। अगर यहाँ पे आपका ए इंटू बी है, उसका होल ट्रांसपोज है, तो फिर यहाँ पे पहले बी ट्रांसपोज आएगा, बाद में ए ट्रांसपोज आएगा। ठीक है। ये जो बाद वाला है ना, उसका ट्रांसपोज पहले, और जो पहले वाला है उसका ट्रांसपोज बाद में। तो बेटा ये फार्मूला ये एक तरह का, ठीक है, इसे आपने याद रखना है। तो हमारा जो दुरुस्त जवाब है बेटा वो सी ऑप्शन है। पार्ट नंबर 15 के ऊपर आ जाइए। इफ दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन x इज इक्वल टू व्हाट, 4 6 -6 और 4। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है तो फिर उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेके 0 के इक्वल करते हैं। फिर -3 5 x -1, इसको बेशक आप ब्रैकेट में कर लें,
ऐसे, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ओके, अच्छा डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं, इस वाली एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -3 इंटू एक्स माइनस 1, उसके बाद माइनस फॉर्मूले का आता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 15 आएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। अब -3 को x से मल्टीप्लाई करें तो -3x आएगा, ठीक है, -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, और ये 15 एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब देखिए ये आ गया हमारे पास माइनस का 3x, 15 प्लस 3 बन जाता है प्लस का 18 इक्वल टू 0, -3x को उधर ले जाएंगे, 18 इज इक्वल टू प्लस का 3x आएगा। अब यहां से आपने वैल्यू निकालनी है जी x की, तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 द 3, 3 6 द 18, तो यहां से x की वैल्यू बेटा आपको मिली 6, ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा दुरुस्त जवाब है। पार्ट नंबर 16 के ऊपर आ जाइए, इसमें कहा जा रहा है इफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट। मेरे बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने से पहले आपको ए मैट्रिक्स का पता होना चाहिए, तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो यहां लिखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि एडजॉइंट हम कैसे लेते हैं, जब भी किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना होता है तो इसकी इस वाली एंट्री को इस वाली एंट्री से बदल दिया जाता है और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए जाते हैं। अब ये ऑलरेडी ए का एडजॉइंट ले लिया गया है, अब आपको वापस ए मैट्रिक्स चाहिए, तो जो स्टेप आपने किए थे ना उसे वापस रिवर्स करो, इसको वापस उस जगह पे छोड़ो, इसको वापस इसकी जगह के ऊपर लेकर आओ। तो देखिए आपने ये पहला स्टेप कर दिया, 3 को इधर ले आए, 5 को नीचे ले गए, आपने चेंज कर दी जगह इनकी, वापस जहां पर ये होने चाहिए थे वापस लेके गए। उसके बाद इन दोनों के साइन चेंज होते हैं ना, तो वो भी वापस साइन चेंज कर दो, -6 कर दो, -2 कर दो, तो इस तरह से आपको ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। एडजॉइंट ऑफ ए से आपने ए मैट्रिक्स आपने ले लिया है, सही है बेटा। अच्छा उसके बाद फिर आपको क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट का साइन लगाइए, इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, माइनस फार्मूले का -6 इंटू -2 प्लस का 12 बनता है, तो माइनस फार्मूले का और ये आपने 12 लिख दिया, ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे, जवाब मिलेगा आपको 3। ओके, अच्छा अब आपने देखना है कि क्या इसका जवाब 3 आता है, क्या इसका जवाब 3 आता है, क्या इसका जवाब 3 आता है, फिर वो उसके मुताबिक आप बताएंगे कि ये किसके बराबर है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आ जाते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है, तो उसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए दोनों तरफ आपने डिटर्मिनेंट के निशान लगा दिए, तो अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15 माइनस फार्मूले का आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, तो आंसर आया 3, इसके तो बराबर आ गया, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है इसके बराबर है। बाकी को भी चेक करना पड़ेगा कहीं उसके बराबर तो नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर आप क्या करोगे बेटा, आप आ जाएंगे जी ट्रांसपोज ऑफ ए। देखिए आपके पास ए वाली मैट्रिक्स ये मिल गई है, अब इसका ट्रांसपोज लेना, उसमें क्या होता है, आप रो को कॉलम में बदल देते हो, ये आपकी रो 1 है उसको कॉलम में बदल दिया, ये रो 2 है कॉलम 2 में बदल दिया, ठीक है बेटा, तो ये ए ट्रांसपोज आ गया। अब आपने क्या करना है, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेना है, तो इधर भी डिटर्मिनेंट का निशान, इधर भी डिटर्मिनेंट का निशान, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 माइनस फार्मूले का, -6 इंटू -2 प्लस का 12 मिलता है, तो ये आपने 12 लिख दिया, दोनों को माइनस करेंगे, जवाब मिलेगा आपके पास बेटा 3, ठीक है, तो इसका आंसर भी वही है, तो ये ठीक है, इसका आंसर भी इसी के बराबर है। फिर आप इसको चेक कर लीजिए, अब आपके पास जो है ये है -a का डिटर्मिनेंट, a तो ये है ना, तो -a में क्या होगा, इसकी सारी एंट्रीज के साइन बदल दिए जाते हैं, तो a ये है, तो -a में फिर क्या होगा, ये -3 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 5 हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेना है, और -3 को -5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 15 माइनस यहाँ पे 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12, तो 15 - 12 करेंगे तो फिर 3 आएगा। इसका मतलब है कि इसका जवाब भी 3 है, इसका जवाब भी 3 है, इसका जवाब भी 3 है, और ये इसका जवाब भी 3 है, तो ए डिटर्मिनेंट फिर इसके भी इक्वल है, ए डिटर्मिनेंट इसके भी इक्वल है, ए डिटर्मिनेंट इसके भी इक्वल है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है वो दुरुस्त जवाब है, ऑल ऑफ दीज ए बी सी, तो ऑप्शन डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ P इज अ मैट्रिक्स देन शो दैट P into P inverse is equals to P inverse into P and that is equals to identity matrix। इन तीनों का आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए, उसके लिए हमें एक P मैट्रिक्स दे दी गई है, ठीक है। हम सबसे पहले इसका इनवर्स निकालेंगे, जब आपके पास P इनवर्स आ जाएगा फिर आपने P को P इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने P इनवर्स को P से मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों का आंसर इक्वल होने चाहिए, और वो इक्वल होने चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम इसका इनवर्स निकाल लेते हैं, सही है। सो P मैट्रिक्स जो आपके पास है वो है बेटा 5 2 -1 एंड -4, ठीक है।
तो हम जानते हैं कि अगर हम P का इनवर्स निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, उसके लिए फार्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ P डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ P। ठीक है, इसको कह दीजिए ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब दो चीजें बेटा यहाँ पे एडजॉइंट निकालना है इस मैट्रिक्स का और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, सही है, वो दोनों मालूम कर लेते हैं। तो अगर P इसके बराबर है तो P का डिटर्मिनेंट फिर किसके इक्वल होगा, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट का साइन लगा दीजिए, 5 2 माइनस का 1 एंड माइनस का 4। ठीक है, अब होता क्या बेटा यहाँ पे आप इस वाली एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करते हो, 5 4 20 होता है, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस का 20। फिर आपके पास जो है वो माइनस फार्मूले का आता है, फिर अब इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करते हो, 2 1 2 होता है, डिफरेंट साइन, तो आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस का 2। ठीक है बेटा, तो ये बन जाएगा जी आपके पास, बल्कि नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, माइनस का 20 माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो बेटा ये मिलेगा माइनस का 18। ये आ गया आपके पास जो P का डिटर्मिनेंट है, सही है। उसके बाद एडजॉइंट निकालना है, आपके पास P ये मैट्रिक्स है, अगर उसका आप एडजॉइंट निकालना चाहते हैं ADJ ऑफ P, तो बेटा जी वो आपके पास इक्वल होता है, इस एंट्री को इस एंट्री से बदल देंगे, -4 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा उधर उसकी जगह पे, इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का 1 बन जाएगा और ये माइनस का 2 बन जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। अब आपने ये दोनों वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। सो P इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, ये एडजॉइंट आपने निकाल के रखा हुआ, यहां लिख देते हैं जी हम, माइनस का 4 माइनस का 2 1 एंड 5। ठीक है बेटा, और डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास ये डिटर्मिनेंट जो कि है माइनस का 18, समझ गए। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं, हम इसको यूं लिख लेते हैं, P इनवर्स इज इक्वल टू -1/18। ठीक है, इसको हम डिवाइड नहीं करते वरना फ्रैक्शन में आ जाएगा, आपका क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, और साथ में इसको वैसे ही हम लिख देते हैं यूं करके, माइनस का 4 -2 1 एंड 5। ठीक है बेटा, फिर बता दूं आपको, मैंने -18 को सबके नीचे डिवाइड इसलिए नहीं किया, ये फ्रैक्शन में चला जाना था, फिर आपसे गलती हो सकती थी, तो हमने इसको साइड पे लिख दिया -1/18 और उसको भी हमने वैसे लिखा। ये बेटा हमारे पास आ गया P इनवर्स, समझ गए। ओके जी, अब हमने क्या करना है जी, अब बेटा जी हमने करना है यहाँ पर पहला पार्ट इसका P इंटू P इनवर्स हमने निकाल के रख लिया। सबसे पहले हम लिखते हैं जी P वाली मैट्रिक्स। P वाली मैट्रिक्स हमारे पास ये है जो कि है 5 2 -1 और माइनस का 4। ठीक है, ऐसे आ गए हमारे पास, राइट। अच्छा बेटा, अब क्या करेंगे, साथ में ये P इनवर्स वाली जो मैट्रिक्स है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब वो बेटा जी हमारे पास बराबर है -18 -1/18। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 -2 -4 एंड माइनस का 2 आ गया, इसके अलावा 1 और 5 आ जाएगा हमारे पास, 1 एंड यहाँ पे आ गया 5। ठीक है बेटा, ये आ गई दूसरी। अब इस नंबर को आप स्टार्ट में लिख सकते हैं -1/18, उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को इकट्ठा लिख दीजिए, 5 2 -1 एंड माइनस का 4, और उसके बाद यहाँ पे माइनस का 4 माइनस का 2 1 एंड 5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, -1/18 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 बनता है, डिफरेंट साइन तो माइनस का 20, उसके बाद फिर प्लस का साइन आता है, फिर दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 2 1 2 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, स्पेस दे दीजिए, इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 1 बेटा आपके पास 5 रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × -1 जो है वो माइनस का 5 रहेगा। ओके, आगे कोई और कॉलम नहीं है तो ब्रैकेट क्लोज करके नीचे आ जाइए, सेकंड रो पे आइए। अब बेटा ये है आपके पास सेकंड रो, इसको आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहली एंट्री को पहली एंट्री से, 2 × -4 करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 8। ठीक है, उसके बाद दूसरी को दूसरी से मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस यहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4 × माइनस का 2 तो प्लस का 8 बन जाएगा हमारे पास, सही है। अच्छा, उसके बाद फिर बेटा क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से, 2 1 2 रहेगा आपके पास, और फिर प्लस जो आपकी सेकंड एंट्री है उसको सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 20। ठीक है बेटा,
अच्छा अब जरा देखिए, ये आ गया -1/18 और यहाँ देखिए -20 और प्लस का 2 ये बन जाएगा -18 और +5 -5 बन जाएगा अंडा, -8 + 8 बन जाएगा अंडा, उसके बाद ये -18 आ गया। ठीक है बेटा जी। अब देखिए, अब इसको जो है वो सबके नीचे आप 18 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा अब आपके पास -18 डिवाइडेड बाय -18, 0 डिवाइडेड बाय -18, 0 डिवाइडेड बाय -18 और -18 डिवाइडेड बाय -18। ठीक है बेटा जी। तो अब आप अगर देखें तो ये कट के 1 बन जाएगा, ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये भी 1 बन जाएगा और इस तरह से आपके पास एक मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगी जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल है। 1001 को बेटा हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कितना आसान होगा हमारे लिए। अगर हम यहाँ पे 18 को इनके नीचे डिवाइड कर लेते हैं ना बेटा, तो फिर सब फ्रैक्शन में आता है, आपका क्वेश्चन जो है वो मुश्किल हो जाना था। हमने बड़ी आसानी के साथ उसको आखिर में डिवाइड करके मसला हल कर लिया। अब हमने एक साइड जो है वो होगी साथ, अब दूसरी साइड के ऊपर आ जाइए बेटा, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूं और अब हमने क्या करना है, P इनवर्स इंटू P, यानी P इनवर्स इंटू P हमने मल्टीप्लाई करने। तो सबसे पहले P इनवर्स वाली मैट्रिक्स देखिए बेटा, हमने यहाँ पे कहीं बना के रखी थी ये वाली, -1/18 लिख लीजिए, -1/18 एज इट इज आएगा। उसके बाद बेटा जो मैट्रिक्स है -4 -2, उसके बाद 1 and 5 वैसे ही आएगी उसके साथ। उसके बाद फिर P वाली मैट्रिक्स, P वाली बेटा क्या है, 5 2 -1 4, 5 2 है और उसके बाद बेटा -1 है और -4 है। अब इन दोनों को हम चेक कर लेते हैं। अब -1/18 वैसे ही रहेगा बेटा, साथ साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, पहली एंट्री से मल्टीप्लाई होगी -20। ओके, उसके बाद फिर प्लस आता है, दूसरी एंट्री को दूसरी से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 2 हो गया। सही है बेटा। अच्छा उसके बाद फिर थोड़ी स्पेस देंगे, फिर इसी रो को ना सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली एंट्री को पहली एंट्री से। ठीक है, तो ये बेटा बन जाएगा -4 इंटू -1, ये बनेगा प्लस का 4, फिर प्लस 1 इंटू -4 इज -4। ओके बेटा। अब आपके पास कोई और कॉलम आगे नहीं था तो हम ऐसे ब्रैकेट क्लोज करके नीचे आ गए। अब हम सेकंड रो पे आ जाएंगे और फर्स्ट कॉलम, पहली एंट्री को पहली एंट्री से 5 टू द -10 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 5 टू द 10 होता है। ठीक है, स्पेस दे दें, इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, पहली एंट्री से मल्टीप्लाई होगी और ये है -2 इंटू -1, ये बनेगा प्लस का 2। ठीक है बेटा जी। उसके बाद फिर प्लस 5 इंटू -4 -20 बन जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ जी, -1/18 वैसे ही लिखा मैंने और ये हो जाएगा -18। ठीक है, ये बन गया 0, प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस माइनस सेम है, कट गया 0 और ये बेटा आपके पास आ जाएगा -18। अब सबके नीचे आप ये डिवाइड कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपके पास -18 डिवाइडेड बाय -18, 0 डिवाइडेड बाय -18, 0 डिवाइडेड बाय -18, -18 डिवाइडेड बाय -18 और ऐसे। ठीक है, अब देखो मेरे बेटा, ये सब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 0, ये भी 0 रहेगा, यहाँ पर भी आपको 1 मिल जाएगा। तो बेटा देखिए ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है आई, बेटा वो हमारे पास होती है 1 0 0 और 1 के इक्वल। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपके पास एक साइड थी, ये आपने दूसरी साइड को सॉल्व किया और ये तीसरी, तो इन तीनों का जो आंसर आया ना बेटा, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, तो आप कह देंगे सो P into P inverse is equals to P inverse into P and that is equals to identity matrix I। ये आपने साबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए बच्चों। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले इन इक्वेशंस को लिखते हैं। पहली इक्वेशन आपके पास 5x - 4 इज इक्वल्स टू y। थोड़ा सा इसकी तरतीब को चेंज कर लीजिए, 5x इधर ही रहेगा, y इधर आके माइनस हो जाएगा और -4 को उधर ले जाए प्लस हो जाएगा, यानी वेरिएबल एक तरफ कर लिए और आपका जो कांस्टेंट है वो एक तरफ कर ली। पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन को लीजिए बेटा, 2y + 8 इज इक्वल्स टू 10x। इसकी भी तरतीब चेंज कीजिए, x वाला इधर ले आइए, माइनस का 10x हो जाएगा और प्लस का ये 2y जो पहले से इधर पड़ा है, 8 को उधर ले जाइए, माइनस का 8। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास हो गई जी दूसरी वाली इक्वेशन। सही है बेटा। जब ये दोनों इक्वेशन आ गई, उनको यहाँ पे अलग से लिखिए, 5x - y इज इक्वल्स टू 4 और माइनस का 10x + 2y इज इक्वल्स टू -8। ठीक है बेटा।
अब आपने पहली चीज ये देखनी होती है कि इनके अंदर वेरिएबल की तरतीब सेम होनी चाहिए, पहले x बाद में y, पहले x बाद में y, और जो नंबर है कांस्टेंट है वो इक्वल के उधर होना चाहिए, उधर ही है। ओके, तो अब आप इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करेंगे बेटा। सबसे पहले कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनती है, इसका कोफिशिएंट है 5, इसका कोफिशिएंट है -10, इसका कोफिशिएंट है -1, इधर कुछ भी नहीं होता, उधर 1 होता है, इसका कोफिशिएंट है बेटा 2, ठीक है। और उसके बाद फिर वेरिएबल्स की मैट्रिक्स आती है, कॉलम मैट्रिक्स। दो वेरिएबल x और y इस्तेमाल हुए हैं, पहले x बाद में y, तो ऊपर x आएगा नीचे y आएगा, ठीक है बेटा जी। उसके बाद फिर यहाँ देखिए ये नंबर्स हैं आपके पास, उनको मैट्रिक्स में लिखिए 4 एंड माइनस का 8, ठीक है। ये बन गया आपके मैट्रिक्स फॉर्म। अब आपके पास बेटा ये वाली जो मैट्रिक्स होती है उसको आप a कहते हैं, इसको आप x कहते हैं क्योंकि ये अननोन है, और इसको आप b का नाम देते हैं, सही है। अब इन्वर्जन मेथड में जाने के लिए क्या करेंगे, आप x को इधर ही रखेंगे, a जब इधर से उधर जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इधर वो x की लेफ्ट साइड पर है, इधर भी b की लेफ्ट साइड पर ही आएगा वो, सही है। इस बात का ख्याल रखना बेटा आपने। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई है। अब यहां से पहले आपने a इनवर्स निकालना है, और a इनवर्स निकालने के बाद फिर आपका क्वेश्चन जो है वो आगे चलेगा, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी, सबसे पहले a इनवर्स को मालूम कि a इनवर्स इस मैट्रिक्स में क्या आएगा। अब a इनवर्स का जो फार्मूला होता है बेटा वो ये होता है आपके पास, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें चाहिए आपको, एडजॉइंट चाहिए a का और डिटर्मिनेंट। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अब देखो बेटा a वाली जो मैट्रिक्स आपके पास बनती है ना वो ये बनती है, देखिए ये 5 और -10, 5 एंड माइनस का 10, और ये बेटा -1 एंड 2 है, इधर लिख दूंगा -1 एंड 2, ठीक है। ये आगे अब आपने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, इधर भी हम जो है वो डिटर्मिनेंट का सैंपल लगाएंगे, इधर भी डिटर्मिनेंट का सैंपल लगाएंगे। 5 माइनस का 10 माइनस का 1 और ये आ गया 2 हमारे पास। 5 टू द 10 होता है बेटा माइनस, और देखिए -1 इंटू -10 ये प्लस का 10 ही बनता है, तो 10 - 10 0। अब देखिए ये तो आपके पास जो a का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 आ गया, तो फिर तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इधर लिख देंगे नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है यूज क्रैमर रूल फॉर सॉल्यूशन, और आपके पास दो इक्वेशन है, 5x + 2y = 19 एंड 10x + 4y = 38। इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं जी, 5x + 2y = 19 एंड दूसरी है आपके पास 10x + 4y = 38। अब देखिए ये ऑलरेडी जो है वो आपके पास अरेंज फॉर्म में, यानी वेरिएबल पहले x है बाद में y, पहले x बाद में y, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म भी इक्वल के ऑपोजिट साइड पर है, तो आपने इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज कर देना है, ठीक है। इनके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले सबसे पहले x का कोफिशिएंट यहाँ पे बेटा 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे आ गया 4, तो ये आगे कोफिशिएंट की मैट्रिक्स। उसके बाद फिर वेरिएबल वाली मैट्रिक्स बनाते हैं जो कि कॉलम मैट्रिक्स होती है, पहले x आया बाद में y, तो ऊपर x आएगा नीचे y आएगा, फिर इक्वल, उसके बाद ये नंबर्स वाली मैट्रिक्स बनाइए 19 एंड 38, ठीक है बेटा जी। अच्छा अब आप यहाँ पे फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम a कह देते हैं, इसको x और इसको b कह देते हैं, ठीक है बेटा। x की वैल्यू निकालनी है तो वो बराबर होती है जी आपके पास x का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। सिमिलरली y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो बेटा उसके लिए आप फार्मूला यूज करते हो y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसमें तीन चीजें चाहिए, a का डिटर्मिनेंट चाहिए, ax का डिटर्मिनेंट चाहिए, ay का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब a वाली जो मैट्रिक्स है आपके पास बेटा पहले वो लिख लेते हैं हम, वो ये वाली मैट्रिक्स है 5 2 10 और ये 4, ठीक है। और a का अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो वो क्या आता है आपके पास, तो ये आएगा 5, ये आ गया 10, ये आ गया 2 और ये आ गया 4, ठीक है बेटा। तो देखिए इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा हम, 5 4 दा 20 हो गया, फिर माइनस फार्मूले का 2 × 10 = 20, तो 20 - 20 तो 0 होता है, तो यहीं पे मामला हो गया खत्म, क्योंकि आपके पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो इक्वल टू 0 आ गया, सो इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई। और अगर आपके पास ये जो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है वो सिंगुलर हो तो फिर सोल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं होता, तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है द डेली सम ऑफ लेबर एंड मटेरियल कास्ट ऑफ हानी एंड मसाब आर 20,000 and 40,000 respectively. If labor and material rate for the both industries is same, but Hani's home industry has 6 workers who made 80 items and Masab's industry has 12 workers who made 160 items, find labor and material cost. प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो लोग हैं, एक हानि है एक मसाब है, दोनों ने घर में इंडस्ट्री लगाई हुई है। ठीक है, दोनों का जो एक दिन का खर्चा आ रहा है ना, जिसमें उनकी लेबर की कास्ट भी शामिल है और मटेरियल पे जो वो खर्चा कर रहे हैं वो भी शामिल है, वो बेटा है हमारे पास 20,000 and 40,000। हानि को पर डे 20,000 खर्च करना पड़ रहा है और मसाब को 40,000 खर्च जो है वो करना पड़ रहा है। ठीक है, हानि 20,000, मसाब 40,000 पर डे। ओके अच्छा, इसके अलावा बताया जा रहा है कि दोनों को जो लेबर का रेट है और जो मटेरियल का रेट है वो सेम है, यानी दोनों को सेम रेट पे मटेरियल मिलता है और दोनों को सेम रेट पर ही लेबर भी मिलती है। यानी ये अगर एक बंदा इस कंपनी में काम करता है, इस फैक्ट्री में काम करता है, जितना वो उससे कमाएगा या जितनी इनकम लेगा दूसरा बंदा भी उतनी ही लेगा। ठीक है, यानी दोनों का लेबर रेट भी सेम है और दोनों का जो मटेरियल की कास्ट का रेट है वो भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा कहा जा रहा है जो हानि है उसके पास 6 वर्कर हैं और वो 80 आइटम्स बनाती है, जबकि मसाब के पास 12 वर्कर हैं और वो 160 आइटम्स बनाता है। अब आपने मालूम करनी है जी लेबर कास्ट और मटेरियल कास्ट। एक बंदे को कितना पे करना पड़ता है यानी लेबर कास्ट आ जाएगी, और पर आइटम कितना मटेरियल पे कास्ट आती है वो आपने बतानी। दो चीजें, तो इन्हीं दो चीजों को हम लेट कर लेते हैं बेटा। तो अब बात जरा ध्यान से सुनेगा, असल काम होता है बेटा इन स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना। बच्चों को समझ नहीं आ रही होती कि हम इनसे इक्वेशन कैसे बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अच्छे से इसको समझ लेना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए मैं किस तरह से इक्वेशन को बना रहा हूँ। सबसे पहले जो चीजें उसने आपसे कहा मालूम करो, उनको लेट कर लो। एक उसने कहा लेबर कास्ट, तो हम फर्स्ट कर लेते हैं कि एक बंदे की जो लेबर कास्ट है वो X रुपीज है। ठीक है, और जो मटेरियल की कास्ट, एक आइटम का मटेरियल है उसके ऊपर जो कास्ट आती है बेटा उसको हम कहते हैं Y रुपीज। ठीक है, अब दो केस हैं, एक हानि का और एक मसाब का। पहले हानि का केस ले आओ। हानि के पास 6 वर्कर काम कर रहे हैं और आइटम्स वो 80 बनाती है। ठीक है, और हमें बताया गया है कि एक दिन के अंदर जो वर्कर की कास्ट है और जो मटेरियल की कास्ट है वो जमा करें तो आप उसका खर्चा बनता है 20,000। ठीक है, अच्छा आप जरा बात ध्यान से सुनो। हमने कहा लेबर की जो एक बंदे की कास्ट है यानी एक बंदा जो लेता है वो X रुपीज देता है। कितने बंदे काम कर रहे हैं? हानि के पास 6 बंदे, तो टोटल जो लेबर की सूरत में उसकी कास्ट गई एक दिन में वो फिर क्या होगी 6 × X यानी 6X। अच्छा उसके बाद फिर उसने मटेरियल की सूरत में भी कुछ पे करना है। ठीक है, तो हमने कहा कि एक आइटम के लिए जो मटेरियल कॉस्ट आएगी वो Y रुपीज आएगी। अब वो कितनी आइटम बनाती है 80, तो एक आइटम पे Y और 80 आइटम्स हैं, तो मटेरियल के ऊपर जो कास्ट आएगी ना बेटा आपके पास वो आएगी 80Y और टोटल कितनी बन जाती है ये 20,000। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक इक्वेशन बन के आ गई है 6X + 80Y = 20,000। ओके, इसी तरह मसाब के ऊपर आ जाइए। उसके पास जो वर्कर हैं वो 12 हैं और जो आइटम्स हैं उसके पास बेटा वो है हमारे पास 160। ठीक है, और ये भी जो वर्कर को और मटेरियल को टोटल पे करता पार्ट है वो 40,000 है। सही है, अब देखो इन दोनों के लिए ना जो उसने बताया रेट भी सेम है लेबर का और मटेरियल का रेट भी सेम है। अगर ये एक वर्कर को एक दिन का पे करते हैं X रुपीज, तो ये भी X रुपीज ही पे करेगा। अब इसके पास जो वर्कर कितने हैं बेटा 12 हैं, तो एक को X पे करेगा, 12 को फिर क्या पे करेगा 12X। ये उसने पे कर दिया वर्कर को, प्लस अब उसने मटेरियल पे भी लगाना है। अब दोनों के लिए मटेरियल की कास्ट भी सेम थी, इसको मटेरियल मिलता है Y रुपीज पे पर आइटम। ठीक है, तो इसको भी फिर Y रुपीज पे मिलेगा। कितनी आइटम तैयार करता है 160, तो फिर इसके ऊपर 160Y ये कास्ट आ गई मटेरियल की। ठीक है, और इन दोनों को अगर जमा करें तो बेटा 40,000 बनता है जो कि इसकी एक दिन की कास्ट है। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 2 बन गई। ये दो इक्वेशन बन गई। जब इक्वेशन बन गई उसके बाद मसला आपका हल हो जाता है। देखिए आप यहाँ पे लिख लीजिए जी 6X और प्लस 80Y = 20,000। ठीक है, इसी तरह से बेटा ये 12X जमा 160Y, 12X जमा 160Y ये बराबर है बेटा आपके पास 40,000 के। ठीक है, इन दोनों को अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में है। सबसे पहले X है फिर Y है, सबसे पहले X है फिर Y है और जो कांस्टेंट टर्म्स है इक्वल के उधर है। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखिए, इनके कोफिशिएंट लिखिए बेटा 6, इसका 12, इसका 80 और इसका 160 आ गया। ठीक है, मैट्रिक्स क्लोज होगी। उसके बाद वेरिएबल कौन से इस्तेमाल हुए X और Y। पहले X आया ऊपर लिखे, Y बाद में आया तो नीचे लिखे। उसके बाद बेटा ये वाली लिख दीजिए 20,000। ठीक है, और यहाँ पे आएगा बेटा आपके पास 40
1000। ओके, अब ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास ए है, इसको एक्स बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेटा बी। तो ए वाली मैट्रिक्स को पहले सेपरेट कर लीजिए। ए वाली मैट्रिक्स बनती है 6, 12, 80 और 160। अब बेटा आप जानते हो यहाँ पे आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं कि x जो है उसकी वैल्यू आपको मिलेगी ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। इसी तरह से y की वैल्यू निकालना चाहते हो तो वो मिलेगी ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस तरह दोनों की वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी। अब इसके लिए तीन चीजें चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है बेटा, ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा जी आपके पास, देखिए जरा यहाँ पे 6 और ये 12 और ये 80 और ये 160। ठीक है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है, हम कर लेते हैं जी इसको मल्टीप्लाई। 160 और मल्टीप्लाई करना है बेटा हमने इसको 12 के साथ, ऐसा ही है ना, नहीं नहीं 160 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, इसको इससे कर 6 से किया तो 960 आएगा, 960। फिर माइनस फार्मूले का, फिर 80 को 12 से करना है। ठीक है, 80 मल्टीप्लाई बाय 12 ये भी बनेगा 960। तो बेटा ये तो मसला इधर ही आपका हल हो गया। ये आपकी जो ए के वाली जो मैट्रिक्स है वो जीरो है, यानी जो कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स है आपके पास क्या आ रही है, जीरो आ रही है, उसका डिटर्मिनेंट लिया जाए तो आप बताएंगे कि ए डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू जीरो है। इस मींस के ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जो सिंगुलर मैट्रिक्स बस आ जाए पॉसिबल नहीं होता, आप लिख दीजिए नॉट पॉसिबल।